वेलकम टू ब्रेन रूट्स IAS। मुगल वास्तुकला की कहानी असल में एक साम्राज्य के शिखर पर पहुंचने और फिर धीरे धीरे उसके ढलने की कहानी है। आज हम इसी सफर को समझेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंचा और फिर कैसे उसमें एक बड़ा बदलाव आया। चलिए इसी एक लाइन से शुरू करते हैं। ये लाइन आप कह सकते हैं मुगल आर्किटेक्चर की पूरी सार को समझा देती है। अगर अकबर एक बिल्डर थे, यानी एक निर्माता जो बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें बनाते थे, और जहांगीर एक नेचुरलिस्ट जिन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था, तो शाहजहां एक जूलर थे, मतलब एक जौहरी। और जौहरी का काम क्या होता है? एक साधारण पत्थर को तराशकर उसे एक बेशकीमती गहना बना देना। तो यहीं से कहानी शुरू होती है उस जौहरी बादशाहों की, जिसके दौर में इमारतें बनाना सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं रहा, बल्कि ऐसा हो गया मानो संगमरमर में कोई कविता लिखी जा रही हो। शाहजहां के दौर में जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव आया वो था मटेरियल का। देखिए, उनसे पहले के जो बादशाह थे वो रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर को पसंद करते थे, जो मजबूती और ताकत दिखाता था। लेकिन अब वो दौर पीछे छूट रहा था। उसकी जगह ले रहा था मकराना का सफेद संगमरमर, जिसकी चमक में एक अलग ही बात थी, एक इथीरियल ग्लो। तो ये सिर्फ पत्थर का बदलाव नहीं था, ये पूरी सोच का, पूरी फिलॉसफी का बदलाव था। और इस नई सोच का, इस नए विजन का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार नमूना क्या है? बिल्कुल सही, ताजमहल। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये मानो धरती पर जन्नत का एक टुकड़ा उतार दिया गया हो। दरअसल ताजमहल का जो असली कॉन्सेप्ट था उसे कहते हैं रोज़ाए मुनव्वरा। इसका मतलब है द इल्यूमिनेटेड टूम, यानी एक रोशन मकबरा। इसका डिजाइन इस तरह से सोचा गया था कि यह जन्नत के बागों में मौजूद खुदा के सिंहासन जैसा लगे। मतलब इसका हर एक कोना, हर गुंबद, हर जाली, सब कुछ उसी एक दिव्य कल्पना को साकार करने के लिए बनाया गया था। ताज सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, इसकी इंजीनियरिंग तो कमाल की है। पहली बात, इसे एक बहुत ऊंचे प्लिंथ यानी एक चबूतरे पर बनाया गया ताकि यमुना नदी में आने वाली बाढ़ से हमेशा सुरक्षित रहें। दूसरी बात, इसकी जो चारों मीनारें हैं वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। क्यों? ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मुख्य गुंबद पर नहीं बल्कि उससे दूर जाकर गिरे। और तीसरी चीज, दरवाजों पर जो कैलीग्राफी है, कुरान की आयतें लिखी हैं, उनका साइज नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। इससे यह होता है कि हमें नीचे से देखने पर सारे अक्षर एक बराबर दिखते हैं। सोचिए किस लेवल का परफेक्शन था। और शाहजहां के जौहरी होने का सबसे बड़ा सबूत है पीटरा ड्यूरा तकनीक। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए, संगमरमर को बड़ी बारीकी से खोदकर उसमें कीमती और दूसरे रंगीन पत्थरों को ऐसे जड़ा जाता था कि वो पत्थर में बनी एक पेंटिंग की तरह दिखे। ये आर्किटेक्चर से ज्यादा पत्थरों से की गई चित्रकारी थी। और ये काम कितना भव्य था, इसका अंदाजा आप इसे एक नंबर से लगाइए, 28। जी हां, ताजमहल के पिएट्रा डोरा कला में 28 अलग अलग तरह के कीमती और अर्ध कीमती पत्थर इस्तेमाल हुए थे। अफगानिस्तान से लापिस लजूली, चीन से जेड, सच पूछिए तो पूरी दुनिया से बेहतरीन पत्थर मंगवाए गए थे। ये मुगल साम्राज्य की दौलत और उसकी पहुंच दोनों का प्रतीक था। लेकिन इतिहास में हर चमक के बाद एक मोड़ आता है। शाहजहां के दौर की ये शानो शौकत हमेशा नहीं रही। उनके बाद तख्त पर बैठे औरंगजेब और उनके साथ आया सादगी और किफायत का एक नया दौर। यहां से कहानी बिल्कुल बदल जाती है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आया क्यों? देखिए, इसकी दो बड़ी वजहें थी। पहली, दक्कन में सालों से चल रही लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था। ऐसा ही नहीं था। और दूसरी वजह थी औरंगजेब की अपनी सोच, उनकी धार्मिक मान्यताएं, जो इस तरह की शानो शौकत और फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ थी। तो अब न तो वैसा पैसा था और न ही वैसी इच्छा। ये टेबल देखिए, ये दोनों दौर की फर्क को एकदम साफ साफ दिखाता है। जहां शाहजहां के समय में टॉप क्वालिटी का मकराना मार्बल इस्तेमाल होता था, वहीं औरंगजेब के समय में रबल यानी मलबे और प्लास्टर का इस्तेमाल होने लगा। जहां पहले की फिलॉसफी थी खूबसूरती और सिमेट्री, अब थी जरूरत और परंपरा। पिएट्रा डोरा की जगह स्टुको यानी प्लास्टिक की सादी सजावट ने ले ली। और जहां पहले की इमारतों की वाइब एकदम इथीरियल मतलब आसमानी थी, अब वो ज्यादा जमीनी और गंभीर हो गई। और इस पूरे बदलाव को, इस गिरावट को अगर समझना है तो उसके लिए बस एक इमारत को देखना ही काफी है, जिसे कई बार गरीब का ताज भी कह दिया जाता है।
औरंगाबाद में बना बीबी का मकबरा ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि मुगल वास्तुकला का विजन और पैसा दोनों ही अब पहले जैसे नहीं रहे थे। ये साफ तौर पर ताजमहल की नकल करने की कोशिश है, लेकिन एक बहुत ही फीकी नकल। जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो फर्क आईने की तरह साफ हो जाता है। ताज बना है शुद्ध मकराना मार्बल से, तो बीबी का मकबरा बना है मलबे के ऊपर स्टको प्लास्टर से। ये एक तरह का बाहरी पलस्तर होता है जिसे संगमरमर जैसा दिखाने के लिए पॉलिश कर दिया गया। ताज का हर अनुपात, हर प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट है, जबकि बीबी का मकबरा भारी और बेडौल लगता है। उसका जो गुंबद है वो बेस के हिसाब से काफी छोटा है और मीनारें जरूरत से ज्यादा मोटी। ये एक शानदार युग के अंत का जीता जागता प्रतीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही उनकी वास्तुकला भी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसकी विरासत, इसकी लेगेसी एक अलग ही रूप में जिंदा रही। मुगल वास्तुकला गायब नहीं हुई, वो एक तरह से डिसॉल्व हो गई। मतलब वो क्षेत्रीय यानी रीजनल और बाद में कॉलोनियल स्टाइल्स में घुल मिल गई। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है ना, ठीक वैसे ही इसके तत्व दूसरी शैलियों का एक जरूरी हिस्सा बन गए। और इसकी विरासत हमें आज भी दिखती है। राजपूत शासकों ने मुगल स्टाइल की छतरियों को अपनाया, सिखों ने गोल्डन टेम्पल के लिए सफेद संगमरमर और गुंबदों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी मुगल आर्किटेक्चर से प्रेरणा लेकर इंडो सैरासनिक स्टाइल बनाया। और मुगल गार्डन का कॉन्सेप्ट तो आज भी फॉर्मल लैंडस्केपिंग का एक स्टैंडर्ड माना जाता है। तो आखिर में यह सवाल सोचने वाला है, अगर वास्तुकला किसी भी साम्राज्य की आत्मकथा होती है तो इसका आखिरी अध्याय क्या कहता है? शायद यह अध्याय घटती हुई शक्ति की, कम होते संसाधनों की और मजबूरन किए गए समझौतों की कहानी कहता है। लेकिन साथ ही ये एक ऐसी विरासत की कहानी भी कहता है जो इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपने बनाने वालों के चले जाने के बाद भी जीती रही, शायद टुकड़ों में पर हमेशा के लिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।